like a Hellcat. पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम बाका को हैजुन के ऑफिस में देखते हैं, जहां बाका हैजुन को अपनी सारी कंडीशन बता चुकी है कि कैसे उसके हस्बैंड कांग की डेथ हुई एंड कैसे कांग पर झूठे इल्जाम लगा दिए गए। तो तब जाकर हैजुन की भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई कि वो बच्चा स्टार्टिंग से बाका का ही था, बल्कि वो तो यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट ना से मिलने आती थी। मगर अब इससे पहले कि हैजुन कुछ कह पाता कि तभी मिस ओइन भी वहाँ आ गई, जो कि बाका को देख हैजुन को बाहर जाने को बोलती हैं और फिर बाका से अकेले में बात करती हैं। एक तरह से उसे समझाती हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दे और वापस अपने गांव चली जाए, बट बाका मानती नहीं और कहती है कि मेरे लिए सच जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड पे लगाए गए हैं वो सब झूठ हैं। मेरी जब अपने हस्बैंड से लास्ट टाइम बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्हें प्रेसिडेंट ना बिजनेस ट्रिप पर भेज रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे बस एक बार प्रेसिडेंट ना से मिलने दो। जिन सब बातों को बाहर से हैजुन भी सुन रहा था, इसलिए अंदर आकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट ना से बात कराऊंगा ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो सके और तुम बार बार यहाँ आना बंद करो। तो ये सुन बाका तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, मगर मिस ओइन नहीं। बाय द वे हैजुन बाका की हेल्प इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि लास्ट टाइम उसने बाका को गोल्ड डिगर समझकर बहुत उल्टा सीधा कहा था, जिस वजह से वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रेसिडेंट ना को देखते हैं, जो कि इंजी को देखने के बाद उसके ख्यालों में डूबे हुए थे, इसलिए बोलते हैं कि अब पता नहीं मैं कब उस सुंदरी से मिल पाऊंगा, शायद मुझे खुद ही उसे ढूंढना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ सुंदरी यानी युंजी, जो कि पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि जिस पर्सन ने इंजी की कंप्लेंट की थी फेक गोल्फ क्लब से रिलेटेड, उसकी इंजी ने बहुत ज़्यादा पिटाई लगाई, जिस वजह से ये दोनों यहाँ पुलिस स्टेशन में है। मगर तभी इंजी के फैमिली मेम्बर्स आए इंजी को बेल दिलाने। अब रात होने पर हमें नाही को दिखाया जाता है, जो कि ड्रंक हालत में घर वापस आई थी, जिसे ऐसी हालत में देख सभी लोग हैरान थे और फिर अपने ग्रैंडपा से पूछने लगी कि आप आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, यानी नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट मेरा था पर आपने वो हैजुन को क्यों दिया। तो ये सुन ग्रैंडपा कुछ नहीं कहते। ना ही आगे बोलती है कि मैं बिल्कुल भी अपने फादर जैसी नहीं बल्कि उनसे अलग हूँ, मगर तब भी मुझे मेरे फादर की तरह समझकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर हैजुन को क्यों दिया जा रहा है, और ऐसा ही सेम आपने मेरे फादर के साथ भी किया था। तो तब ये बातें सुन ग्रैंडपा बिना कोई जवाब दिए वहाँ से उठकर चले गए। मिस डोही नाही को उसके रूम लाकर बहुत ज़्यादा डांटती हैं और पूछती हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। इस पर नाही ने उन्हें 2 रीज़न बताए, पहला कि मुझसे मेरा प्रोजेक्ट ले लिया गया और दूसरा कि वो जाए मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा सैड हूँ। तो ये बातें सुन मिस डोही नाही को वार्न करती हैं कि अच्छा रहेगा कि तुम उस लड़के से दूर रहो, क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं, वरना बाद में मुझे को कुछ एक्शन उठाना पड़ेगा। और फिर जब जैसे रूम से बाहर आई कि तभी उन्हें वहाँ मिस ओइन खड़ी दिखी, जो कि सारी बातें सुन चुकी थी, इसलिए कहती हैं कि तुम नाही की शादी उस लड़के से करवा क्यों नहीं देती हो जिसे वो पसंद करती है। तो इस पर मिस डोही हैरानी से कहती हैं कि क्या तुम होश में हो, यानी तुम मेरी बेटी के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हो। अगर नाही की जगह हैजुन होता और एक गरीब लड़की को पसंद करता तो क्या तब भी तुम यही कहती। तो इस बात पर मिस ओइन ने जवाब दिया कि ऐसा कभी होता ही नहीं, यानी मेरे बेटे की चॉइस मेरी तरह हाई स्टैंडर्ड है, इसलिए वो कभी किसी गरीब लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो ये सुन मिस डोइन कहती हैं कि ठीक है, चलो फिर देखते हैं तुम्हारा बेटा किसे डेट करता है, और अगर उसने किसी गरीब को डेट किया तो तब मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर वहाँ से चली गई। और वहीं इंजी की फैमिली, जो कि इंजी को पुलिस स्टेशन से लेकर वापस घर जा रही थी, कि तभी रास्ते में इंजी की मदर को मिस्टर चॉय और उनकी वाइफ एक केमिस्ट शॉप से स्लीपिंग पिल्स लेते हुए दिखे, वो भी बहुत सारी। इसलिए ये देख इंजी की मदर सोच में पड़ गई कि आखिर ये दोनों करने क्या वाले हैं। फिर जब ये सभी वापस घर आए तो तब मिस्टर बॉग हैरी और इंजी को आपस में शादी करने को बोलते हैं,
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। मगर दोनों ने ही इस बात को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। हैरी बोलता है कि इंजी उसके स्टैंडर्ड की नहीं, तो वही इंजी भी सेम बात बोल रही थी, क्योंकि इन दोनों को कैसे भी करके सिर्फ अमीर पार्टी को फंसाना है। अब आधी रात होने पर हमें मिस्टर चॉय और उनकी वाइफ को दिखाया गया, जो कि उन सारी स्लीपिंग पिल्स को खा चुके हैं जो वो खरीद के लाए थे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में स्लीपिंग पिल्स खाने से इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए यहाँ ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं एंड कहते हैं कि अब हम दोनों अगले जन्म में मिलेंगे, और फिर इतना कहकर बहुत बुरी तरह रोते हुए सो गए। मगर जब जैसी नेक्स्ट डे आँख खुली तो ये दोनों जिंदा थे, इसलिए सोचने लगे कि भला ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, जबकि मेडिसिन तो हमने पूरी खाई थी। तो तब इस बात पर इंजी की मदर एंड मिस्टर बोक अंदर आकर बताते हैं कि उन्होंने मेडिसिन को चेंज कर दिया था, क्योंकि इंजी की मदर समझ चुकी थी कि ये दोनों सुसाइड करने वाले हैं। तो ये बात सुन मिस्टर चॉय और मिस यांग दोनों ही हैरान रह गए, जिसके बाद बस फिर होना क्या था, मिस्टर बॉक और इंजी की मदर ने इन दोनों को बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया कि उन्हें कभी अपनी लाइफ को ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। कम से कम वो बाका से ही कुछ सीख लें कि वो कैसे अपनी लाइफ में इतना सब होने के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत कर रही है। तो ये सुन वो नीचे बैठकर माफ़ी मांगने लगे और बताते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम अपना सारा पैसा मुकदमे में ख़त्म कर चुके हैं। और फिर अब मिस्टर चोई ने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पूरे 10 सालों से एज ए शेफ़ गुसेंग होटल में काम करता था, मगर वहाँ के लोग मुझे ख़राब और सस्ता मटेरियल यूज़ करने को देते थे। फिर जब ये बात बाहर मीडिया में आई तो प्रेसिडेंट ना की बड़ी बहू ने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा कर मुझे इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट करवा दिया, जिस वजह से मैं किसी भी होटल में काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये सुन मिस्टर बॉग और इंजी की मदर दोनों ही हैरान रह गए, मगर तब भी इन दोनों को हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की। अब हम इंजी को देखते हैं जो कि मिस कोरिया कॉन्टेस्ट में जाने के लिए तैयारियां कर रही है कि तभी हैरी भी उसके पास आया, जो पहले तो इंजी का मजाक बना रहा था, मगर जब जैसे उसे मिस कोरिया कॉन्टेस्ट का विनिंग प्राइस पता चला तो उसे सुन वो काफ़ी बुरी तरह हैरान हुआ और कहता है कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और वहीं दूसरी तरफ बाका गुसेंग होटल पहुंची एंड हैजुन का रास्ता रोक उससे पूछती है कि तुम कब मिलवाओगे मुझे प्रेसिडेंट ना से, यानी तुम्ही ने तो मुझसे नेक्स्ट डे आने को कहा था। तो ये सुन हैजुन बाका से वेट करने को बोलता है, मगर जब जैसी बाका के बेबी ने रोना स्टार्ट किया, जिसे सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि पता नहीं ये लड़की कौन है, तो तब हैजुन कहता है कि छोड़ो, मैं अभी तुम्हारी प्रेसिडेंट ना से बात कराता हूँ, तुम बस इसे चुप कराओ। देन प्रेसिडेंट ना के ऑफिस आकर बताता है कि कांग जिसने वेयर हाउस में सुसाइड की थी उसकी वाइफ आपसे मिलना चाहती है। तो तब ये सुन मिस ओहिन तो मना कर रही थी कि नहीं उस लड़की को भगा दो, मगर प्रेसिडेंट ना बाका को अंदर बुलाने की परमिशन दे देते हैं। अब फाइनली बाका प्रेसिडेंट ना से मिलने उनके ऑफिस आई और बताती है कि मैं कांग की वाइफ हूँ एंड मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हस्बैंड ने आपकी कंपनी से कोई पैसा नहीं चुराया, यानी वो बहुत ईमानदार इंसान थे। जब मेरी उनसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो आपके बोलने पर बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। तो ये सुन प्रेसिडेंट ना बताते हैं कि मैंने उसे कोई ट्रिप पर नहीं भेजा था। तो ये सुन जब बाका कहने लगी कि पर मुझसे तो उन्होंने यही कहा था कि वो आपके कहने पर बिजनेस ट्रिप जा रहे हैं, तो तब बाका की बात को बीच में काट प्रेसिडेंट ना बताते हैं कि मैं लो लेवल स्टाफ से बात करने वाला इंसान नहीं, तुमसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम रोज़ हमारे होटल आकर यहाँ के लोगों को परेशान कर रही हो। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए जो भी था, मगर हमारे लिए वो सिर्फ एक छोटा एम्प्लॉय था, जिसकी वजह से हमारी कंपनी की बदनामी हुई प्लस नुकसान भी उठाना पड़ा। क्या तुम चाहती हो उन सभी नुकसानों को लेकर हम तुम पर मुकदमा करें? तुम्हारी पूरी लाइफ चली जाएगी पैसे कमाते कमाते, पर तुम तब भी हमारी कंपनी के नुकसान को पूरा नहीं कर पाओगी। इसलिए हम तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर रहम खा के कोई मुकदमा नहीं कर रहे हैं। अच्छा रहेगा कि अब तुम चुप होके बैठ जाओ। मगर बाका मानती नहीं और कहती है कि आप लोग कितना भी मुझे दबाकर सच छुपाने की कोशिश कर लो, मगर मैं कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मेरे हस्बैंड ने फ्रॉड किया। तो तब प्रेसिडेंट ना कहते हैं कि ठीक है, तो फिर पुलिस स्टेशन जाओ और केस रीओपन कराओ, यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलना था जो तुम मिल चुकी हो।
तो तब बाखा चुप हो जाती है। दूसरी तरफ मिस डोही बाखा से बात करने के लिए उसे कॉल करती हैं, मगर अब क्योंकि बाखा का मोबाइल घर पर ही रह गया था इसलिए इंजी ने उसे पिक किया और बता देती है कि अभी बाखा बाहर है। कि तभी इंजी से गलती से बाखा की वीडियो प्ले हो गई जिसमें वो कांग के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही थी। तो तब उस वीडियो को हैरी एंड वूजाई भी देखने लगे। एंड वूजाई एक बार फिर कांग एंड बाखा के लिए अपसेट हुआ, इसलिए अपने रूम आकर सर पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सबसे सच छुपाकर गलती कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ में बताया गया कि कांग ने घोटाले की वजह से सुसाइड की, जबकि वूजाई ने खुद देखा था कि आग सिर्फ एक एक्सीडेंट थी जो उसकी वजह से लगी थी। इसलिए वो डायरेक्ट बस में बैठ पुलिस स्टेशन जाने लगा पुलिस को सारा सच बताने के लिए। और ये सब बात कॉल पर नाही को भी बता देता है कि वो आज पुलिस को सारी सच्चाई बताने वाला है। जिस बात को सुन नाही हैरान हुई, इसलिए जब जैसी वूजाई गांव के पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां कांग का केस फाइल किया गया था, तो तब नाही भी जल्दी से वहां आकर वूजाई को रोक लेती है एंड अंदर जाने से मना करती है। और वहीं दूसरी तरफ हैरी जब जैसे हॉस्पिटल आया एंड मिस डोही के फेस से पट्टी हटते हुए देख रहा था, तो तब जाके उसे पता चला कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि उसका सेकंड टारगेट यानी प्रेसिडेंट ना की बड़ी बहू है, जिससे लड़कर वो अपनी इमेज खराब करा चुका है। इसलिए वो तभी वहां से भाग गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनकी मदर जो कि सफाई कर रही थी कि तभी प्रेसिडेंट ना उनके पास आए और उनसे बातें करने लगे। ये बोलकर कि ज़रा देखो तो तुम कितनी ओल्ड हो चुकी हो, इसलिए ऐसा करो रिटायर हो जाओ एंड ये गेस्ट हाउस मुझे दे दो, मैं कितने सालों से तुमसे ये मांग रहा हूँ। तो तब ये बात सुन इंजी की मदर उन्हें झाड़ू से मारने लगी। इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच कोई पुराना रिश्ता है जिसमें मिस्टर बॉग भी इंक्लूड हैं, मगर ये कैसे एक दूसरे को जानते हैं ये अभी हमें बताया नहीं गया। और वहीं दूसरी तरफ फाइनली मिस कोरिया के कॉन्टेस्ट के लिए इंजी का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। तो तब ये देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और कहती है कि इस बारे में इस कंपटीशन को जीत कर ही दिखाऊंगी। एंड वही मिस्टर चोई एंड मिस यांग ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे ये कहकर कि ये हमारी सेकंड लाइफ है जिसे हमें मिलकर जीना है एंड फिर दोबारा वो गलती नहीं करनी जो हम जहर खाकर करने वाले थे। पहले सभी सीन यही कट हुए, जिसके बाद अब हम बाखा को देखते हैं जो कि वूजाई और नाही के पुलिस स्टेशन के जाने के बाद खुद पुलिस स्टेशन आई और कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड यानी कांग का केस रीओपन कराना है क्योंकि मुझे शक है कि मेरे हस्बैंड की मौत के पीछे गूसियोंग कंपनी का हाथ है। मगर जब जैसी ऑफिसर ने कांग का रिजाइन लेटर दिखाया जो उसने गूसियोंग कंपनी को दिया था, इसका मतलब ये कि कांग मरने से पहले गूसियोंग कंपनी से रिजाइन कर चुका था। तो तब ये देख बाखा के होश उड़ गए क्योंकि कांग ने कभी बाखा से इस बारे में डिस्कस नहीं किया था कि जैसे वो जॉब छोड़ने वाला है। इसलिए बोलती है कि तो फिर क्या इसका मतलब मेरे हस्बैंड ने सच में चोरी की एंड फिर गिल्ट में आकर सुसाइड कर ली, मगर मुझे इस बारे में कैसे पता नहीं चला। एंड देन बाखा यहाँ पूरी तरह टूट गई। फिर जब वो वापस सियोल जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे अपनी जान पहचान की कुछ लेडीज मिली जो कि पहले तो बाखा से बहुत प्यार से बात करती हैं, मगर फिर बाद में उससे पूछने लगी कि वैसे वो पैसा कहाँ है जो तुम्हारे हस्बैंड ने चुराया था, तुम्हें तो पता ही होगा है ना। जिनकी इन बातों से बाखा बहुत बुरा फील कर रही थी क्योंकि अब सब उसे चोर की वाइफ समझ रहे हैं। दूसरी तरफ वूजाई जो कि गिल्ट में है एंड अपने सभी काम छोड़े बैठा है, इसलिए ना ही उसे समझाती है कि तुम क्यों एक अनजान आदमी की वजह से इतना दुख सह रहे हो, जबकि तुम्हें अपनी मॉम के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा ड्रीम था ना अपनी मॉम को अच्छी लाइफ देना, बट अब तुम क्यों कांग के केस में पड़ रहे हो। क्या तुम्हें आइडिया भी है अगर तुम पुलिस स्टेशन जाकर केस में इंटरफेयर करोगे तो सारा इल्ज़ाम तुम पे आ जाएगा, जिस वजह से फिर तुम शायद ही कभी गोल्फ कंपटीशन में जा पाओगे। तो तब ये सब बातें वूजाई को ठीक लगने लगी। देन ना ही वूजाई का मूड ठीक करने के लिए उसे बीच साइड लेकर आई और फिर यहाँ ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, यानी अब एक तरह से ये दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हैरी को दिखाया गया जो कि एक बार फिर अपने मिशन पर निकल चुका है मिस ओवेन को फंसाने के लिए, जिसे जब जैसी उसकी जान पहचान का आदमी नोटिस करता है तो वो उसे अपने पास बुलाकर बातें करने लगा और मिस ओवेन को बताता है कि ये बहुत अच्छा गोल्फ कोच है, साथ ही नॉवेलिस्ट भी।
जिनकी फर्स्ट बुक बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो तब ये बातें जानकर मिस ओवेन हैरी से इम्प्रेस हुई। फिर जब नेक्स्ट डे हैरी अपने स्टूडेंट्स और टीवी पर ऑडियंस को गोल्फ के बारे में बता रहा था, तो तब भी मिस ओवेन हैरी को देखने लगी। मगर जब जैसी हैरी ने मिस ओवेन को देखते हुए आंख मारी तो वो शर्माते हुए वहां से चली जाती हैं। बाय द वे, अब से हैरी गुसिंग होटल के गोल्फ कोर्स में काम करेगा मिस ओवेन की वजह से। पहले यूनजी भी यहीं काम करती थी, मगर अब उसे यहाँ से निकाल दिया गया है। जिसके बाद अब हम प्रेसिडेंट ना को देखते हैं, जो कि एक बार फिर हर जगह यूनजी को ढूंढ रहे हैं, मगर वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखती। इसलिए वापस घर आकर कहने लगे कि भले ही सालों लग जाएं, पर मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा मेरी सुंदरी। एंड वही दूसरी तरफ हमें मिस्टर चोई और मिस यांग को दिखाया गया, जिन दोनों ने पहले मिस डोही का रास्ता रोका और फिर वो बहुत सारा आटा उन पे पलट देते हैं, ये कहकर कि अब वो दोनों एक बार फिर लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो लेडी मिस डोही ही थी जिनकी वजह से मिस्टर चोई को इल्ज़ाम लगाकर जॉब से निकाल दिया गया था। तो तब उन दोनों की बातें सुन मिस डोही हैरान रह गई कि भला इन दोनों में कब से इतना कॉन्फिडेंट आ गया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि बाका सभी लोगों के सामने अनाउंस करती है कि वो वापस अपने गाँव जा रही है, क्योंकि वो यहाँ अपने हस्बैंड की मौत का पता लगाने आई थी। मगर अब क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि उसके हस्बैंड कांग ने सच में सुसाइड की थी, इसलिए अब उसे किसी से फाइट नहीं करनी। तो तब ये बात सुन इंजी की मदर भड़क गई, क्योंकि उनका कहना है कि जब गांव में उसका कोई है ही नहीं तो वो वहां जाकर क्या करेगी, बल्कि उसे यहीं रहकर एक अच्छी जॉब करके पैसे कमाने चाहिए। इसलिए उन्होंने पहले बाका को बहुत ज़्यादा डांट कर समझाया, मगर फिर बाद में प्यार से जिन सभी बातों को बाका समझ गए एंड इंजी की मदर को सॉरी एंड थैंक्स कहने लगी। मगर अब भी उसके मन में वापस अपने घर जाने की इच्छा थी, क्योंकि उसके पुराने घर में उसके हस्बैंड कांग की यादें हैं। पर जब सुबह हुई और हैरी बाका को उसके नाम से आया हुआ लेटर देकर गया, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे हस्बैंड ने सुसाइड नहीं की, बल्कि वो अपनी आखिरी सांस तक जीने के लिए लड़ा, तो तब ये रीड कर वो तुरंत भागते हुए बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी कि आखिर कौन इस लेटर को रख के गया है, क्योंकि इस लेटर से बाका कंफर्म हो चुकी है कि न्यूज़ में बताई गई सब बातें झूठ थी, यानी उसके हस्बैंड ने सुसाइड नहीं की। बाका अपने रूम में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास नाही की कॉल आई, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर जब बाका नाही से मिलने आई तो तब नाही ने बाका को पैसे ऑफर किए, ये कहकर कि मुझे तुम्हारी हालत पे तरस आता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम चैन से जी सको। ये पैसे लो और कोई शॉप खोल लेना जिससे तुम्हारा गुजारा हो सके। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम अब भी अपने हस्बैंड की सुसाइड को सुसाइड नहीं मानती, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उसे सुसाइड ही समझो और पास्ट को भूलकर आगे बढ़ो। तो तब ये सभी बातें सुन बाका हंसकर कहती है कि अच्छा, इसका मतलब दाल में सच में कुछ काला है, तभी तुम लोग मुझे पैसे का लालच देकर केस भूलने को कह रहे हो, मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो ये बात सुन नाही बाका पे भड़क गई। फिर बस होना क्या था, यहाँ इनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बाका नाही के बाल खींच उसे दूर फेंक देती है कि तभी शोर सुन हाईजुन भी वहाँ आ गया, जो कि हमेशा की तरह आज भी बाका को ही गलत समझ रहा था। मगर बाका उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि अपना आराम से वहाँ से चली गई एंड बाहर आकर होटल को देखते हुए बोलती है कि गोस्योंग फैमिली, तुम सारों को तब मैं जीने नहीं दूंगी। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.